मिरर शिफ्ट कर देंगे तो दो स्लैब है तो दोनों जो है शिफ्ट कर देंगे, दोनों सर शिफ्ट करें। पहला वाला मेथड ठीक है सर, मिरर है, शिफ्टिंग ये सब। है। मिरर वाला कंफ्यूजिंग है सर, मिरर शिफ्टिंग। हाँ सर, तब 12। हाँ, मिरर को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, मिरर शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो मिरर की दोनों के नॉर्मल शिफ्ट इंडिविजुअली जो है नॉर्मल शिफ्ट फाइंड कर लो। तो जो x वो जो है x इज इक्वल टू यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, 6 × 1 - 1/μ, तो ये 2/3 हो जाएगा। तो ये 2/3 ये आएगा 2 सेंटीमीटर। दूसरे का जो शिफ्ट होगा वो 4 × 1 - 1/2, तो ये भी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। नेट नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर में मिरर को न्यू पोजीशन आ जाएगी, न्यू पोजीशन चाहिए, 4 सेंटीमीटर तो है ही, तो न्यू पोजीशन इधर कहीं आ जाएगी, यहीं पे कहीं आ जाएगा ये, इस बाउंड्री पे ही। तो इस बाउंड्री पे मिरर की न्यू पोजीशन होगी। अब ऑब्जेक्ट यहाँ से 16 पे है, तो यहाँ से 16 के बिहाइंड बनेगा, 16 सेंटीमीटर बिहाइंड, 16 सेंटीमीटर बिहाइंड, तो ये हो जाएगा इमेज। तो पुराने पोजीशन से मिरर से कितने डिस्टेंस है, 4 यहाँ से, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। या फिर दोनों का ऐड कर देंगे तो 2 बार करना पड़ेगा। यहाँ से जो है 20 है, 20 का जो है 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 16, 16 का वो 16 बनेगा, और 16 से फिर से 4 कर देगा तो 12 आ जाएगा। यस सर। तो दोनों नॉर्मल शिफ्ट वगैरह जो है हम ऐड करके फाइंड कर सकते हैं। सर एनसीईआरटी में से क्वेश्चन है सर, है पूछ रहा हूँ सर। नहीं, होना तो नहीं चाहिए, पता नहीं। ये कॉम्बिनेशन। सर हम लोग कुछ म्यू इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं ग्लास स्लैब का? ग्लास स्लैब का म्यू इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं कि अगर, हाँ, कि इसको जो है वैल्यू तो एक हाँ म्यू इक्विवेलेंट, भाई बिल्कुल ये अच्छा क्वेश्चन है। म्यू इक्विवेलेंट भी इसका फाइंड करने के लिए, हालांकि वैसा कभी कैलकुलेशन हुआ तो नहीं है, बट ऐसा है कि अगर हम सेम साइज का मान सके कि जो दोनों मिल के जो सेम स्लैब शिफ्ट करें, तो मान लो म्यू इक्विवेलेंट टाइप का हम कुछ सोचते हैं, तो ये हो जाएगा 4 नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू टी हो जाएगा 10, 1 - 1/μ, तो ये आ जाएगा 0.4, 0.6, तो 10/6 है ना, 10/6 ऐसे हो जाएगा। ये 0.4 इज इक्वल टू 10 माइनस ये 1/μ इक्वल 1 माइनस, हाँ ठीक है, ऐसा निकाल तो सकते ही हैं बिल्कुल। हाँ सर ठीक है। म्यू इक्वलेंट तो यहाँ से आ जाएगा 1/μ इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 - 0.4/6, तो ये आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू 10/6 या 5/3। तो अगर हम सिंगल स्लैब अगर ऐसा दें, सिंगल स्लैब मान सकते हैं, हालांकि ऐसा म्यू इक्वलेंट का कोई कैलकुलेशन नहीं होता, बट बिल्कुल पॉसिबल है कि ऐसा क्वेश्चन जो है बन जाए। हाँ तो सर। म्यू इक्वलेंट इज इक्वल टू कि वो सेम थिकनेस का ज्योमेट्रिकली सेम हो। इक्वलेंट का मतलब क्या होता है, दिखने में सेम हो, बट जो 2-3 कंपोनेंट जो मिलके बिहेवियर शो कर रहे हैं वही जो है कंबाइंड शो करे। तो ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है, मान लो कि अगर हम उसको चेंज करते हैं कि मान लो ग्लास स्लैब को किसी ने वाटर में डिप कर दिया, फिर पूछा कि व्हाट इज द नॉर्मल शिफ्ट, तो यहाँ पे जो नॉर्मल शिफ्ट होगी ऐसे, मान लो कि इसको खुद के डेंसर मीडियम में, ठीक है, अब ये बाकी सारे रिजल्ट से अभी अलग है, खुद से डेंसर मीडियम से अगर प्लेस है, मतलब बाहर का जो मीडियम है वो अभी म्यू इज इक्वल टू 2 हो गया, और ये जो है म्यू इज इक्वल टू 3/2 है, और ये है 6 सेंटीमीटर ही है, और ऑब्जेक्ट को हमने मान लिया यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे प्लेस किया। अब इसके जो है नॉर्मल शिफ्ट बताने हैं, तो कभी भी अगर मीडियम चेंज होगा तो जो नॉर्मल शिफ्ट है
नॉर्मल शिफ्ट इसको चाहो तो डिराइव करके भी देख सकते हो, कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बट सेम चीज है कि जो नॉर्मल शिफ्ट हम म्यू के लिए करते थे वो चीज क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 बाई म्यू रिलेटिव। स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, पहले वो क्या था, पहले एयर था, अभी क्या हो जाएगा, अभी जो है उसका बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 हो जाएगा। तो इस केस में हम अगर नॉर्मल शिफ्ट फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 1 माइनस 1 बाई म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव का मतलब म्यू डिवाइडेड बाई म्यू रिलेटिव इज व्हाट, म्यू रिलेटिव इज इक्वल टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 डिवाइडेड बाई 2/2, तो ये 3/4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3। 4/3 तो 6 इंटू 1 माइनस, ये -1/3 आ जाएगा, -1/3 है ना, -1/3। अच्छा, तो ये -2 सेंटीमीटर आएगा। अब मतलब माइनस अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, पहले रे के डायरेक्शन में होता था, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी कि यहाँ से ये अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज इधर होगा, इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन। तो जो रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे पास हो, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे बाई रेज, क्योंकि वो डेंसर है बाहर वाला। डेंसर से रेयरर अगर हम यहाँ पे इंसिडेंट कराते हैं तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। हाँ, रेयरर में तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये कुछ अवे फ्रॉम नॉर्मल गया, ऐसे अवे फ्रॉम नॉर्मल, और फिर क्या होगा, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगा, फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। यस। तो कभी भी अगर सराउंडिंग मीडियम चेंज होता है, और ये लॉजिक सबके लिए है कि भाई प्रिज्म एयर में है, प्रिज्म को वाटर में यूज किया तो म्यू रिलेटिव यूज करेंगे, लेंस एयर में है, लेंस का म्यू लेंगे, अगर उसको वाटर में डिप कर देंगे तो म्यू रिलेटिव यूज करेंगे। मतलब कभी भी जो TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ग्लास का कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू, उसका लिए क्रिटिकल एंगल कुछ आ रहा है, तो अगर उसको वाटर में डिप कर देंगे तो क्रिटिकल एंगल के लिए जो भी म्यू यूज करेंगे वो हमेशा म्यू रिलेटिव, मतलब विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग यूज करेंगे। तो अगर जो हमारी डायरेक्शन है, जैसे इसमें हमेशा क्या बोला है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वही रहता है जनरल। बट इन केस अगर किसी भी सिचुएशन में म्यू ये नेगेटिव आ जाता है नॉर्मल शिफ्ट, इसका मतलब है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये शिफ्ट होगा, और उसको जो है रे डायग्राम से ट्रेस कर सकते हो। कुछ भी कंफ्यूजन है तो बेसिक रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रे डायग्राम, डेंसर, रेयरर से उसको ट्रैक कर लेना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यस सर। यस सर। तो यस सर। ये जो है ग्लास स्लैब की सिल्वरिंग हो गई, और ये हो गया। तो इसमें अब कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लास स्लैब है, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लास स्लैब। अब इसी चीज को हम अप्लाई करते हैं वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेरिएबल। वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वेरिएबल होगा मतलब कि वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो या तो x के ऊपर डिपेंड कर सकता है या y के ऊपर डिपेंड कर सकता है। अगर दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा तो फिर मैथमेटिकली हमारे लिए सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर मान लिया कि फंक्शन जो है वो x के ऊपर डिपेंडेंट है, जो म्यू है दैट डिपेंड्स ऑन फंक्शन ऑफ x के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इधर मानते हैं कि केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये मीडियम है, इस साइड एयर है, चारों तरफ जो है यहाँ पे एयर है, एयर एयर, ये म्यू इसी में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और मान लिया कि ये एज अ फंक्शन ऑफ x है, x के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब किसी गिवन x पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है, किसी गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट, जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जा रहे हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो इस मीडियम को हम सोच सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्लैब ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि जब x के ऊपर डिपेंडेंट है तो dx के छोटे छोटे लेंथ ले लेंगे,
तो जो dx dx के छोटे छोटे लेंथ होंगे वो क्या होंगे, ये वो एक कंपोजिट स्लैब टाइप का ऐसे बना देंगे, यस सर। कंपोजिट स्लैब बना देंगे। तो जैसे हम स्लैब्स के लिए देख रहे हैं रिफ्रैक्शन, और ये पॉइंट देखा था जहां से स्टार्ट होगा उधर जाएगा, ये सारा कुछ कि जिधर से एयर में इंसिडेंट हो रहा है एयर में इमर्ज होगा तो सेम एंगल होगा। किसी भी दो पॉइंट के बीच में हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, तो वो चीज यहाँ पे भी होल्ड करेगा। ऐसे मल्टीपल स्लैब लेंगे, तो इस स्लैब पे अगर हमें रिफ्रैक्शन स्टडी करना होगा तो हमें तो नॉर्मल देखना होगा, तो यहाँ पे इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। कोई भी स्लैब देखेंगे उसका नॉर्मल क्या होगा, यही हो जाएगी नॉर्मल। एक्स एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस इज नॉर्मल, परपेंडिकुलर ये है। तो जो भी रेज इंसिडेंट होंगे उसका एंगल हम किसके साथ देखेंगे, उसका जो है एंगल हम एक्स एक्सिस के साथ देखेंगे। अब मान लिया कि मैं ऐसे एक फंक्शन ले लेता हूँ, ऐसा एक फंक्शन ले लेता हूँ कि ये म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स है। मतलब जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। बट डेंसर होता जा रहा है। तो ये जो है धीरे धीरे डेंस होता जा रहा है। जब ये डेंस होता जा रहा है तो मतलब रेज जैसे ही इनके स्लैब में जाएंगी वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। यस तो सर। टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी तो यहाँ पे जो है, अब ये ग्रेजिंग है, मान लो रेज ऐसे आ रही है, ग्रेजिंग इमर्जेंस है, ग्रेजिंग इंसिडेंस है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री है, नॉट एग्जैक्टली 90 डिग्री, 90 नहीं है बट 90 है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री, तो वो ग्रेजिंग है। और तो ग्रेजिंग रे है तो सर। हाँ, ये यहाँ से रेज अगर इंसिडेंट रेज अगर इंसिडेंट हो रही है, तो रेज इंसिडेंट हो रही तो ये क्या होगा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। तो यहाँ से कुछ इधर तो एयर था, एयर से जैसे स्लाइट भी अगर जाएगा इधर, स्लाइट भी एंगल रिफ्रैक्ट होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, फिर इस स्लैब में पहुंचेगा, इस स्लैब में भी सेम कहानी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया तो फिर से वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया फिर से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये जो है इस टाइप से ये चेंज हो जाएगा। इस टाइप का। तो पहला क्वेश्चन ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फंक्शन गिवन होगा या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वेरिएबिलिटी गिवन होगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग एक्स। तो उसमें तुमसे एक क्वेश्चन यही आ सकता है कि भाई पाथ कौन सा, रे का पाथ कौन सा होगा। केवल क्वालिटेटिव 4 फोटो बने हुए होंगे और ऐसा केवीपीआई में आ भी चुका है कि ये फोटो बना हुआ रहेगा और फोटो में से तुम्हें देख के बताना है कि रे किस टाइप के पाथ पे जाएगी, बस देखना है कि टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, क्या होगा, कैसे होगा। दूसरा वेरिएशन जो है, दूसरा वेरिएशन ये हो सकता है इसका, हाँ बिल्कुल, एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा सर? 90। एंगल ऑफ इमरजेंस 90 हो जाएगा। यस, अगर यहाँ पे एयर है, अगर यहाँ पे एयर है, ये 89 पे है, ये यहाँ से पहुंचेगा, जैसे ही वापस एयर मिलेगा ये ऐसे ही से ऐसे इधर चला जाएगा। यस सर। ठीक है, तो इसमें पैरेलल होगा सर, मतलब क्या, तो मतलब इसमें भी 90 में जाएगा हाँ emergence? इसमें 90 में जाएगा, क्योंकि हम किसी भी दो पॉइंट के बीच में स्लैब स्लैब पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ इमरजेंस होना है, सेम होगा यहाँ पे। हाँ वो उतना डेंस होगा और लास्ट में बहुत डेंस हो गया उतना। हाँ बाद में डेंस होगा, फिर रेयरर में जाएगा, तुरंत वो मुड़ जाएगा उधर। हाँ सर ठीक। दूसरा वेरिएशन जो है, ट्रैक करो पाथ को, अगर ऐसे y के ऊपर डिपेंडेंट है, ये हमारा मीडियम है, ये y के ऊपर, दूसरा फंक्शन जो है वो y के ऊपर डिपेंडेंट मिल सकता है। तो y के ऊपर डिपेंडेंट होगा तो हमारे कांस्टेंट y के स्लैब्स होंगे, ऐसे जो कांस्टेंट y के स्लैब्स होंगे। तो इनको कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल स्लैब ले सकते हैं और dy थिकनेस के ऐसे हो जाएंगे, और इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा, y एक्सिस के लॉन्ग जो है वो नॉर्मल होगा। म्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, कुछ नहीं है। अब रेज इंसिडेंट हो रही है, किसी एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ कुछ एंगल दिया हुआ है, ऐसे इंसिडेंट हो रही है, इधर 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो जो भी है एंगल। तो अब ये क्या होगा, जब वो जा रहा है तो वो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। मान लो हम यही फंक्शन ले लेते हैं, म्यू इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y। तो ये नॉर्मल के जैसे जैसे y इंक्रीज करता जा रहा है वो डेंसर होता जा रहा है, तो हर पॉइंट पे जैसे रेज होंगी वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती जाएंगी। तो नॉर्मल y के मतलब y की तरफ बेंड होगी। इधर नॉर्मल x की तरफ है, x के साथ इंक्रीज कर रहा है तो x की तरफ बेंड होगी। तो ये रेज जो है ऐसे गया तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, फिर से यहाँ पड़ा तो फिर यहाँ से बेंड हुआ, फिर यहाँ से हुआ तो ऐसे बेंड हो गया। तो कंटिन्यूअसली जो है ये ऐसे जो है बेंड होती जाएगी, ऐसे बेंड होती जाएगी, ऐसे बेंड हुई और ये क्या हो जाएगा, जो एंगल पे गया है वहां से। ठीक है, समझे? तो पहला क्वेश्चन तो सिर्फ पहला क्वेश्चन है सिर्फ पाथ ही फाइंड करने के लिए, इसका किस टाइप के पाथ पे जाएगा। और उसके बाद फिर क्या है कि इसका इक्वेशन फाइंड करना है, किस पॉइंट ऑफ इमरजेंस बताओ, इक्वेशन दिया है तो म्यू फाइंड करना है, बहुत सारे इसमें वेरिएशन है, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो सर इसमें ट्रैजेक्टरी फाइंड करने को बोलेगा सर? हाँ कि ये जो रे है उस रे का इक्वेशन फाइंड करो, इक्वेशन दिया हुआ है तो म्यू फाइंड करो, किस पॉइंट पे इमरजेंस हो रहा है, अगर यहाँ पे ओरिजिन है इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करो, क्या एंगल पे इमरजेंस होगा। तो वो सारा कैलकुलेशन है और वो सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो बस ये वेरिएबल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अब अगर तुम्हारे दिमाग में आएगा एक्स वाई दोनों पे डिपेंड करेगा तब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा वो, तो जाएगा किधर, तो वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। वैसा कुछ इक्वेशन इक्वेशन बन नहीं पाएगा एक्चुअली, कि जिसको कि फिर वो स्लैब वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो पाएगा। स्लैब वाला कोई भी रैंडम पॉइंट, हाँ स्लैब वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा तो फिर वो सॉल्व नहीं होगा। और उसमें इसमें भी क्या है कि बहुत बहुत स्पेसिफिक